पुनर्जन्म लेकर मैंने सबसे पहले एक कनखजूरा पूरा निगल लिया। जब मैंने कक्षा का दरवाज़ा जोर से खोला तो सब मुझे घूरने लगे। मैं ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। जहरीले कनखजूरे के मेरे अंदरूनी अंगों को चबाने की आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। लेकिन जब मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखी तारीख 15 जून 2026 देखी तो मैं मुस्कुराया और सन्नाटे में जोर से हंस पड़ा। क्या तुम पागल हो? तुम बिल्कुल पागल हो, प्रोफेसर ने मंच से चिल्लाकर कहा। आगे की पंक्ति में बैठा लिंगवेई मुझे तिरस्कार भरी निगाहों से घूर रहा था, मानो मैं कोई पागल कुत्ता हूं। मेरी नज़र लिंगवेई पर पड़ी। पिछले जन्म में लिंगवेई ने एक शक्तिशाली व्यक्ति को खुश करने के लिए मुझे खुद ज़ॉम्बीज़ के झुंड में धकेल दिया था। मुझे पता था कि दुनिया को निगलने वाली बैंगनी धुंध के छाने में 2 घंटे से भी कम समय बचा है और वो हत्यारा अभी भी प्रयोगशाला में दुबका हुआ है। काली कनखजूरा 10 साल बाद बैंगनी धुंध में सफ़ेद किन-झान में बदल जाएगी और मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगी। पिछले जन्म में मैं उसी कनखजूरे के मुंह में मर गया था। पुनर्जन्म जाहिर है मुझे इसे पहले खाना ही था। मैंने सबकी निगाहों को नज़रअंदाज किया और कक्षा से ऐसे भागा जैसे अपने पिछले जन्म के किसी भयानक बुरे सपने से भाग रहा हो। मैंने प्रयोगशाला का दरवाज़ा जोर से लात मारकर खोला और उस छोटे कीड़े को पाया जो अजगर में बदलने वाला था। वो अभी भी कांच की बोतल में छटपटा रहा था, अपने नियति से अनजान। मैंने कांच की बोतल उठाई और बैंगनी धुंध छाने से ठीक पहले उसे पूरा निगल लिया। मेरे गले पर नकली चुभन का एहसास ऐसा था जैसे चाकू निगल लिया हो। बदबूदार जहर मेरे पेट में जलन पैदा कर रहा था। मैं ज़मीन पर तड़पने लगा। मेरी त्वचा फट गई और मैं हताशा से भर गया। मैंने फिर उल्टी की और बाहर चीखें सुनानी शुरू हो गईं, मानो ज्वार की लहर उठ रही हो। बैंगनी धुंध आ रही थी। दुनिया शुरू हो चुकी है और वे जल्द ही समझ जाएंगे कि मटन बंस निगलने से वे भेड़ बन जाएंगे और बत्तख की गर्दन निगलने से वे बत्तख बन जाएंगे। जब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा था, तब तक मैं उस विपत्ति को अपने भीतर समा चुका था। इस जीवन में मैं अब बलि का बकरा नहीं बनूंगा। मैंने अचानक अपनी आंखें खोलीं और धीरे धीरे जमीन से उठा। मेरे कपड़े फटे हुए थे, जिससे मेरा मजबूत ऊपरी शरीर दिखाई दे रहा था। मैंने अपने लंबे और पतले हाथों पर नजर डाली, जिनके घुटने सफेद थे। उनमें ज्यादा ताकत नहीं दिख रही थी, लेकिन एक विचार के साथ मैंने एक कदम बढ़ाया और पल भर में मेरी उंगलियों के बीच से 5 गहरे काले रंग के हड्डी के नुकीले हिस्से निकल आए, जैसे म्यान से बाहर निकले हुए तेज ब्लेड ठंडी नीली रोशनी से चमक रहे हों। प्रतिभा जागृति। कैलामिटी सिम्बायोट एसएसएस क्लास में सभी जहरों से प्रतिरोधक क्षमता, बाह्य कवच का सख्त होना और घातक विषाक्त पदार्थों को नियंत्रित करने की क्षमता है। मैंने अपनी मुट्ठी भींची, अपने भीतर की भयानक शक्ति को महसूस किया और एक धीमी पागलों जैसी हंसी को रोक नहीं पाया। हंसी खाली शिक्षण भवन में गूंज उठी। तभी प्रयोगशाला का दरवाजा अचानक आरी जैसी ताकत से टूटकर खुल गया। पूरा दरवाजा कागज के टुकड़े की तरह उड़ गया, दीवार से जोर से टकराया और गायब हो गया। दरवाजे पर एक विकृत आवाज थी। ये स्कूल के सुरक्षा गार्ड झांग होंग की थी, लेकिन अब उसे इंसान नहीं कहा जा सकता था। उसकी वर्दी मांसपेशियों से फूली हुई थी, उसकी त्वचा नीली भूरी हो गई थी और काले धब्बों से ढकी हुई थी। उसके सिर का बायां हिस्सा सामान्य आकार से 2 गुना सूजा हुआ था। एक आंख सॉकेट से बाहर लटक रही थी और उसके मुंह से पीले हरे रंग की लार टपक रही थी। नीचे उतरते बैंगनी धुंध के शुरुआती प्रभाव में भावनात्मक उत्तेजना की स्थिति में झांग होंग ने अत्यधिक मात्रा में बैंगनी धुंध को अंदर ले लिया, जिससे वो सीधे सामान्य ज़ोंबी अवस्था को छोड़कर एक उत्परिवर्ती में बदल गया। उत्परिवर्ती! झांग होंग एक जानवर की तरह दहाड़ा। उसकी धुंधली आंखें तुरंत मुझ पर टिक गईं। ये ताज़ा मांस के लिए एक सहज प्रवृत्ति थी। बिल्कुल सही समय। मुझे इस नए विकसित शरीर के अनुकूल होने के लिए एक लक्ष्य की आवश्यकता थी। उत्परिवर्ती! झांग होंग एक बेकाबू टैंक की तरह दहाड़ा। क्रोन आगे बढ़ा, उसका हर कदम जमीन को हिला रहा था। उसने अपना विकृत हाथ, जो एक विशालकाय पैर से भी मोटा था, घुमाया और सीटी जैसी आवाज के साथ मेरे सिर पर जोर से वार किया। उस मुक्के की ताकत कम से कम 500 किलोग्राम थी। एक आम इंसान का सिर तरबूज की तरह चकनाचूर हो जाता, लेकिन मैंने बस एक तरफ देखा। हरकत इतनी तेज थी कि हवा में एक लकीर बन गई। वूश! विकृत झांग होंग का मुक्का कंक्रीट पर लगा, जिससे एक वॉश बेसिन जितना बड़ा गड्ढा बन गया। फिर उड़ती हुई तलवार की तरह मैं उसके बगल में पहुंच गया। बहुत देर हो गई। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। मेरा दाहिना हाथ तेजी से चला। मेरी उंगलियों पर मौजूद हड्डी के उभार उछल पड़े। मैंने हल्के से विकृत झांग होंग की मोटी गर्दन को काट दिया, जैसे गर्म चाकू मक्खन में। जरा भी प्रतिरोध नहीं, एक ही वार, पल भर में मौत। यही अंतर था एक एसएसएस स्तर की प्रतिभा और एक साधारण, आसानी से प्रभावित होने वाले उत्परिवर्ती के बीच। मैंने जमीन पर पड़े शव की तरफ देखा तक नहीं। मैं विकृत हो चुके झांग होंग के शरीर के पास गया और हड्डियों के नुकीले हिस्सों का इस्तेमाल करके उसकी छाती खोली। उसके रुके हुए बैंगनी काले दिल के पास से मैंने चावल के दाने के आकार का एक छोटा सा भूरा क्रिस्टल निकाला। इजी कनेक्ट कोर। यही प्रलय की कठोर हड्डी थी, विकास का स्रोत। मैंने लापरवाही से कोर को अपने मुंह में डाला, उसे कैंडी की तरह चबाया और निगल लिया। मेरे पेट में एक गर्म धारा दौड़ गई। लड़ाई में खर्च हुई ऊर्जा। जो थोड़ी सी ऊर्जा तुरंत वापस आई, वो काफ़ी नहीं थी, बहुत कम थी। मैंने गोदाम के बाहर परिसर की ओर देखा, जो अब बैंगनी धुंध से ढका हुआ था और चीखों से गूंज रहा था। मेरी आंखों में यह भयावह दृश्य झलक रहा था। फिर भी मेरे चेहरे पर एक शिकारी जैसी क्रूर मुस्कान थी।
मैंने जमीन से अपना फायर सूट उठाया, झांग होंग के शव के ऊपर से कदम रखा और प्रयोगशाला के दरवाजे से बाहर निकल गया। कभी परिचित रहा परिसर अब एक भयानक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। भागते हुए छात्रों को उनके सहपाठियों ने पकड़ लिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। मदद मदद, मुझे मत छुओ, जल्दी चलो वरना मेरे जूते उतर जाएंगे। लगभग 1 दर्जन छात्र बिना सिर वाली मक्खियों की तरह शिक्षण भवन की ओर दौड़ पड़े। वे खून से लथपथ थे, कुछ के शरीर पर खून के धब्बे थे, कुछ के कपड़े फटे हुए थे, उनके चेहरे दहशत से भरे हुए थे। सबसे आगे बास्केटबॉल की वर्दी पहने एक लड़का था, जिसके हाथ में पोंछे का हैंडल था। वो तेजी से भागने के लिए अपने रास्ते में आ रही लड़कियों को बेतहाशा धकेल रहा था। इस समूह के पीछे एक विशालकाय रेंगने वाली आकृति थी। वो कोई कैंटीन की महिला होनी चाहिए थी, लेकिन अब उसके अंग पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वो मकड़ी की तरह जमीन पर रेंग रही थी। उसका पेट फटा हुआ था, जिससे इतिहास से सना हुआ चेहरा और एक लंबी जीभ दिखाई दे रही थी। उसका सिर तीर की तरह बाहर निकला और तुरंत पीछे दौड़ रहे मोटे आदमी को पकड़ लिया। मुझे बचाओ, ली हाओ! मोटे आदमी ने एक पेड़ का तना पकड़ा और ली हाओ नाम के बास्केटबॉल खिलाड़ी की ओर बेताब होकर हाथ बढ़ाया। बास्केटबॉल खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रुकने के बजाय वो और भी तेजी से भागा, यहां तक कि अपने बगल में खड़ी लड़की को भी पीछे धकेल दिया ताकि राक्षस की नजर उस पर न पड़े। मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा था, हाथ जेब में डाले, इस तमाशे को बेरुखी से देख रहा था। ली हाओ मेरे सामने आ गया और उसने मुझे अपना रास्ता रोकते हुए देखा। इस नाजुक मौके पर उसने मुझे देखा तक नहीं, बस मुझे हरे सिक्के वाले पहिए पर सवार समझ लिया, जिसे मारा जाने वाला था। पोंछे का डंडा मेरे कंधे पर लगा। मुझे पीछे खड़े राक्षस से धक्का देने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं मानव ढाल बनकर उसके लिए रास्ता बना सकूं। ली हाओ ने चुनौती भरे स्वर में दहाड़ा, धड़ाम। पोंछे का डंडा मेरे कंधे से 3 सेंटीमीटर दूर रुक गया। मैंने बस एक उंगली बढ़ाकर ली हाओ के जोरदार वार को रोका। मेरा हाथ! मैंने तुमसे कहा था ली हाओ, अगर तुम ऐसा करते रहे तो और भी ज्यादा दर्द होगा। भाग रहे छात्र इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए, यहां तक कि वे अपने पीछे खड़े राक्षस को भी भूल गए और सहज रूप से अपनी जगह पर रुक गए। मैंने जमीन पर पड़े ली हाओ को नजरअंदाज कर दिया। मेरी नजर भीड़ पर पड़ी और उस लालची मकड़ी पर टिक गई जो मोटे आदमी को खा रही थी। मकड़ी जैसे राक्षस को मुझ में से अपने जैसे प्राणी की आभा महसूस हुई, एक श्रेष्ठ निम्न प्राणी की आभा। उसने अधमरे मोटे आदमी को अपने मुंह से थूक दिया, अपना मुंह खोलकर धीमी गुर्राहट निकाली। आमतौर पर खूंखार रहने वाली झाड़ियों में भी डर का एक अंश दिखाई दिया। चूंकि तुम्हारा पेट भर गया है, इसलिए भुगतान के रूप में अपना सोने का डिब्बा दे दो, मैंने शांत भाव से कहा। मेरी आकृति पल भर में गायब हो गई। हवा भीड़ में सरसराती हुई बह गई। ऐसा लगा जैसे कुछ ही सेकंड बीते हों कि घमंडी लालची मकड़ी ने अचानक मुझ पर निशाना साधा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उसकी पीठ पर खड़ा था, एक हाथ से उसके फर को पकड़े हुए। मैंने जोर से उसका सिर ऊपर उठाया। वो बहुत गर्म था। मेरे दाहिने हाथ की हड्डी ड्रिल की तरह घूमी, सीधे राक्षस के सिर को भेदते हुए उसके दिमाग में घुस गई और उसके जबड़े से बाहर निकल गई। विशालकाय राक्षस का शव धड़ाम से गिर पड़ा, जिससे बैंगनी रंग की धूल का बादल उठ खड़ा हुआ। पूरा अखाड़ा सन्नाटे में डूब गया। मैंने राक्षस के सिर से एक हरा सुनहरा डिब्बा निकाला, उसे अपने कपड़ों पर पोंछा और शव से कूद गया। राक्षस के शरीर के पास खड़े छात्र मुझे अवाक होकर देख रहे थे, मानो अब वे अपने पिता को देख रहे हों, जो मेरी पतलून के पांवों को खींचने की कोशिश कर रहे थे। तभी सबसे आगे खड़ा ली हाओ अचानक उठ खड़ा हुआ। मैंने ली हाओ को लात मारकर दूर फेंक दिया और वो तुरंत मर गया। मैंने घृणा से कहा। तभी शिक्षण भवन की दिशा से अचानक एक गर्जना सुनाई दी। इस हलचल ने और भी बड़ी हलचल को आकर्षित कर लिया। आप सभी को शुभकामनाएं, मैंने कहा, और मेरी आकृति तेजी से कोहरे की गहराई में गायब हो गई। मेरे पीछे छात्रों की हताश चीखें और इतिहास के मांस को चीरने की आनंदमय ध्वनियां सुनाई दे रही थीं। मैं इन ध्वनियों से अप्रभावित था। मेरी धड़कन अजीब तरह से स्थिर थी और मैं तो अपनी अगली दावत की योजना भी बना रहा था। ये जियांग चेंगे विश्वविद्यालय का सुपरमार्केट था, जो पूर्वी परिसर और आवासीय क्षेत्र के चौराहे पर स्थित था। आमतौर पर यह छात्रों का पसंदीदा स्थान हुआ करता था, लेकिन अब यह भयभीत बचे हुए लोगों से भरा एक विशाल कांच का जार बन गया था। सुपरमार्केट का रोलर शटर आधा नीचे गिरा हुआ था और कांच की खिड़कियां अलमारियों और शहर ग्रामीण इलाकों से लाई गई पानी की बोतलों से ढकी हुई थीं। दर्जनों ज़ॉम्बी लगातार कांच पर प्रहार कर रहे थे, जिससे खूनी हाथों के निशान और चिपचिपे शरीर के तरल पदार्थ पीछे छूट रहे थे। सुपरमार्केट के अंदर की हवा धुंधली थी, पसीने, इंस्टेंट नूडल्स और पेशाब की हल्की सी गंध से भरी हुई थी। लगभग 50 बचे हुए लोग यहाँ ठसाठस भरे हुए थे। भीड़ के बीच में एक लड़की सफेद पोशाक में थी। हालांकि उसकी पोशाक का किनारा धूल से सना हुआ था और उसका चेहरा दहशत से भरा हुआ था, फिर भी उसने इसे छिपाने की कोशिश की। अपनी असाधारण सुंदरता के बावजूद जियांग चेंगे विश्वविद्यालय की निर्विवाद सौंदर्य रानी और मेरे पिछले जन्म की देवी लिन वेई हाथ में मेगाफोन लिए एक मेज पर खड़ी थी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसमें नेतृत्व की अचूक आभा झलक रही थी। घबराओ मत सब लोग, मैंने स्कूल के बाहर अपने चाचा से संपर्क कर लिया है। वो सैन्य क्षेत्र में एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। सेना जल्द ही हमें बचाने के लिए यहाँ आ रही है। सामान का वितरण समान रूप से होना चाहिए। लड़के दरवाजा संभालेंगे और लड़कियां अलमारियों को व्यवस्थित करेंगी। जो कोई भी भोजन जमा करने की हिम्मत करेगा
उसे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उसके आदेश पर कई हट्टे कट्टे लड़के रक्षकों की तरह उसके चारों ओर जमा हो गए और दूसरे छात्रों पर चिल्लाने लगे, अरे चश्मे वाले, चॉकलेट मत चुराओ, मुझे दे दो, और तुम जाओ, दरवाजा संभालो, पीछे मत बैठो। लिन वेई ने अपने नियंत्रण में स्थिति को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि झलक रही थी। मैं होशियार हूं। इस अराजक दुनिया में जीवित रहने के लिए आपको न केवल सामान बल्कि शक्ति की भी आवश्यकता होती है। भले ही यह एक अस्थायी काम चलाऊ अभियान हो, जब तक आप बातचीत को नियंत्रित करते हैं, मैं रानी हूं। अचानक सुपरमार्केट के पीछे वाले अग्निरोधक दरवाजे से जोरदार आवाज आई। भारी लोहे के दरवाजे पर किसी निर्माण मजदूर ने टक्कर मारी थी और पूरा दरवाजा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। क्या हो रहा है? क्या पीछे वाला दरवाजा बंद नहीं था? लिन वेई का चेहरा एकदम बदल गया और वो चीखी, जल्दी करो झांग कियांग, कुछ आदमियों को लेकर उन्हें रोको, मेरे साथ आओ। कई लड़के आगे बढ़े और आग से बचाव वाले दरवाजे पर लात मारी, लेकिन वो टूट गया। धुएं के गुबार के बीच आग का ताबीज लिए एक दुबली पतली आकृति अंदर आई। उसने फटी हुई सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर अजीब बैंगनी रंग के पैटर्न बने थे और उसकी आंखों से एक भयानक चमक निकल रही थी। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सबको लगा कि कोई ज़ॉम्बी अंदर आ गया है और सब डर के मारे पीछे हट गए। लेकिन लिन वेई ने चेहरा पहचान लिया, जू जिनचेन। वो अविश्वास से आंखें फाड़कर देखती रहीं। उसकी यादों में जू जिनचेन एक शांत, गरीब और गुमनाम इंसान थी जो कभी कभी हीनता और गुस्से के मिले जुले भाव से उसे देखती थी। 1 घंटे पहले ही क्लास में वो पागलों की तरह भागी थी, लेकिन अब उसके सामने खड़ी जू जिनचेन से खून और दुर्भावना की एक मजबूत आभा निकल रही थी। उसकी आंखों में प्यार का नामो निशान नहीं था, मानवीय भावनाओं का कोई अंश भी नहीं था। घुटन का एहसास पहले से कहीं ज्यादा तीव्र था। बाहर के ज़ॉम्बी और भी ज्यादा डरावने थे। मैंने सबकी भयभीत निगाहों को नजरअंदाज किया और उच्च कैलोरी वाले खाने के सेक्शन की ओर तेजी से बढ़ता चला गया। मेरे शरीर ने अभी अभी बहुत ऊर्जा खर्च की थी और अब मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं एक गाय भी खा सकता था। मैंने लापरवाही से महंगे आयातित काले अजवाइन का एक पैकेट फाड़ा और बिना चबाए पूरा टुकड़ा निकल गया। फिर मैंने रेड बुल का एक कैन कुचलकर खाली कर दिया। लिन वेई के बगल में बैठा लड़का झांग कियांग, उसका नंबर एक दीवाना भी था। वो ताइक्वांडो का निशानेबाज था, लेकिन इस बार अपनी देवी को प्रभावित करने के लिए उसने हिम्मत जुटाई। कोई बात नहीं, बिना रुके मैंने बीफ जर्की का एक पैकेट फाड़ा। नियम। मैं मुंह में बीफ जर्की लिए मुड़ा और बुदबुदाया, ये नियम किसने बनाए? ये एक नाजुक समय है, सबको आदेशों का पालन करना होगा। तुम जो कर रहे हो वो सामूहिक संपत्ति की चोरी है। लिन वेई भी होश में आ गई। मेरी निडरता देखकर उसे थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन मेरे हाथ में बारूद और मेरे युद्ध में निपुण शरीर को देखकर वो ललचा गई। तुरंत जोश में आकर उसने सोचा, अगर मैं इस पागल औरत को काबू कर लूं तो मेरी सुरक्षा की भावना बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए उसने दयनीय भाव से धीरे से कहा, जिनचेन, झांग कियांग, मेरी बेबाकी का बुरा मत मानना, लेकिन बाहर अभी हालात बहुत खराब हैं। हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। तुम्हारी कुशलता काफी अच्छी लगती है। अगर तुम सुरक्षा दल में शामिल होने को तैयार हो तो मैं तुम्हें उप कप्तान बना सकती हूँ और तुम्हें दोगुनी आपूर्ति मिलेगी। ये एक आम एनवी रोगी की तरह था। अपने पिछले जन्म में उसने इसी तरीके से अनगिनत लोगों को अपने वश में किया था। मैं मुस्कुराया, मेरे कंधे कांप रहे थे। उप कप्तान, दोगुनी आपूर्ति! मैं धीरे धीरे लिंग वेई की ओर बढ़ा। झांग कियांग ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने लापरवाही से अपना हाथ घुमा दिया। एक झटके में झांग कियांग का 180 पाउंड का शरीर एक गुड़िया की तरह उड़ गया और शेल्फ से जोर से टकराया। उसकी आधी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और वो बिना चीखे ही बेहोश हो गया। पूरा हॉल शोरगुल से भर गया। जो लड़के पहले तो लड़ाई में शामिल होने के लिए बेताब थे, वे तुरंत आन चुन की तरह पीछे हट गए। क्या ये इंसान भी है? मैंने ताइक्वांडो क्लब के अध्यक्ष को थप्पड़ मारा, जिससे वो उड़ गया। मैं लिंग वेई के पास गया, जो डरी हुई थी। पापा, उसने मेज पर बैठते हुए कांपती हुई आवाज में कहा। मैंने हाथ बढ़ाकर लिंग वेई की कोमल ठुड्डी को चुटकी से दबाया। मेरी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। उंगलियों के सिरों पर उभरी हुई हड्डियां उसकी कोमल गर्दन की कैरोटिड धमनी पर दबाव डाल रही थीं। मैंने उसके कान में फुसफुसाया। मेरी आवाज शैतान जैसी थी। तभी सुपरमार्केट के मुख्य द्वार की पहले से ही टूट रही कांच की दीवार से एक भयानक धमाके की आवाज आई। लगभग 3 मीटर ऊंचा एक विशालकाय ज़ॉम्बी दरवाजे को रोके हुए अलमारियों को तोड़ता हुआ अंदर घुस आया। इस ज़ॉम्बी की त्वचा धातुई काले सफेद रंग की थी। उसकी भुजाएं पिघलकर हड्डियों के 2 बड़े टुकड़ों में बदल गई थीं। उसका मुंह फटा हुआ था, कानों तक फैला हुआ था। उसके दांत फटे हुए कपड़ों से भरे थे और वो हड्डियां तोड़ रहा था। ये अंदर आ गया, राक्षस अंदर आ गया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। हर कोई चीखता हुआ पीछे के दरवाजे की ओर भागा। एक भयानक गड्ढा बन गया। उसे पता था कि केवल उसके सामने खड़ा आदमी ही बच सकता है। मैं कांपते हुए नीचे देखने लगा। लिंगवेई की आंखों में एक चमक दिखाई दी। मैंने अचानक लिंगवेई को उसके कॉलर के पीछे से पकड़ा, उसका सिर आगे धकेला और उसे जोर से गरजते हुए बोन ब्रेकर टॉम की ओर धकेल दिया। जिस प्राणी ने मुझे खाई में धकेला था वो अब दीवार पर लटकी हुई एक चपटी मक्खी की तरह लग रहा था। उसकी पसलियां चकनाचूर हो गई थीं और खून बह रहा था। लिंगवेई ने 2 सेकंड के लिए ही उस राक्षस का ध्यान भटकाया था और इस दौरान मैं बिजली की गति से उछलकर बोन ब्रेकर के कंधों पर जा गिरा।
मेरे हाथों से हड्डी के नुकीले कांटे निकले और राक्षस की धुंधली आंखों में चुभ गए। बोन ब्रेकर ने हल्की सी चीख मारी और उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। मैं नीचे उतरा और कुशलता से क्रिस्टल का खोल निकाला। फिर झटपट शेल्फ से एक ट्रैवल बैग उठाया और उसमें सारा हाई कैलोरी खाना भर दिया। ये सब करने के बाद मैंने कोने में मरणासन्न पड़े लिंगवेई की तरफ देखा तक नहीं। मैं सुपरमार्केट से ज्यादा दूर नहीं गया। मेरे शरीर की हर मांसपेशी चीख रही थी। कनखजूरे के जहर की भूख मांस और खून के साथ मिलकर मुझे शुद्ध पोषण की लालसा जगा रही थी। जैसे ही मेरे कदम दक्षिण पूर्वी चीन के जियांग चेंगे विश्वविद्यालय के पारिस्थितिक वनस्पति उद्यान की ओर मुड़े, मुझे एहसास हुआ कि यह उस विशेष पुलिस दस्ते का कब्रिस्तान था। वहां वो बूढ़ा माली सदियों पुराने ड्रैगन वृक्ष के गर्भ में समा गया होगा और एक उच्च कोटि का वन साथी बन गया होगा। उसकी निगाह जिन्हें नदी पर टिकी थी वही औषधि जो मेरे भीतर के हिंसक विषों को स्थिर करती थी। वनस्पति उद्यान का कांच का गुंबद बैंगनी काले रेशम से ढका हुआ था, मानो एक विशाल श्वसन थैली हो। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरे पैरों के नीचे गिरे पत्ते नरम महसूस हुए, मानो कोई सड़ी हुई भीतरी सतह हो। अनगिनत लताएं जमीन से फूट पड़ी, उनकी नोकें चटक रही थीं। हवा दुर्गंध से भरी हुई थी। मेरी पीठ से 4 हड्डीनुमा बाल उगाए थे। 1000 टांगों वाले विषैले कोहरे के जीन ने मुझे अतिरिक्त विश्वास पात्र विकसित करने की अनुमति दी थी। हमलावर लताएं जमीन से चिपकी हुई थीं, एक बच्चे के रोने जैसी चीख निकाल रही थीं। मैंने बरगद के पेड़ के तने पर एक मानव चेहरा देखा। बूढ़े माली की धुंधली आंखें विलो की शाखाएं बन गई थीं। उसका निचला शरीर और जड़ें पूरी तरह से आपस में जुड़ गई थीं। अनगिनत हवाई जड़ें सूखे शवों से लटक रही थीं, मानो उसका सावधानी पूर्वक उगाया गया संरक्षित मांस हो। पेड़ के तने से एक धीमी सी कराह निकली। उस गर्जना ने पूरे वनस्पति उद्यान को जीवंत कर दिया। सैकड़ों वृक्षों की जड़ें फूट पड़ीं। आकाश हवाई जड़ों से टिका हुआ था। संख्या शक्ति के बराबर नहीं होती। मैंने अपने हाथ फैलाए, शिकारी क्षेत्र की अनदेखी करते हुए। बैंगनी विशैली धुंध में मैंने मानव रूप धारण किया और जिन वृक्ष जड़ों को मैंने छुआ वे तुरंत मिट्टी में बदल गईं। मेरा शरीर विशैली धुंध में से होकर गुजरा। मेरे 4 अस्थि बाल मांस पीसने वाली मशीन की तरह काम कर रहे थे। हरी शाखाएं बारिश की तरह नाच रही थीं, चीर रही थीं। मैं वृक्ष के तने की ओर दौड़ा। मेरे दाहिने हाथ की अस्थि ब्लेड ने मानव आकृति पर प्रहार किया। वृक्ष राक्षस दहाड़ा, हवाई जड़ों का कवच बनाया, लेकिन मेरी अस्थि ब्लेड तंत्रिका तत्वों से लेपित थी। जैसे ही इसने कवच को काटा, विष पूंछ नली तकनीक के माध्यम से फैल गया, पौधे की नसों को दम घोंट दिया। मैं वृक्ष के तने पर चढ़ा। मेरी अस्थि ब्लेड ने मेरी भौं के कोने को भेद दिया। एक हरे रंग की सुनहरी नदी मेरी हथेली में आ गिरी और पूरा वनस्पति उद्यान पल भर में मुरझा गया। मैंने सुनहरी नदी को पी लिया। शीतल जीवन शक्ति मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मेरी पीठ पर हड्डियों के बालों के जबरन बढ़ने से बना घाव नंगी आंखों से साफ दिखाई दे रहा था और वृक्ष दानव की जड़ों के खंडहरों में मुझे एक स्वॉट टीम की मछली मिली। एक टाइप 5 राइफल, 3 उच्च विस्फोटक पिस्तौलें और खून से सना एक नक्शा। पुस्तकालय का स्थान एक खोपड़ी से चिन्हित था और उसके बगल में छोटे अक्षरों में लिखा था, ये अड्डा है, पास मत आओ। अंडे से बच्चे निकल रहे हैं। अनुवाद कारखाना जल्दी आ गया। मैंने अपना सामरिक बैग कंधे पर टांगा और पुस्तकालय की ओर देखा। वहां सैन्य कंबल के नीचे और भी गोल्डन रिवर्स मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं सीधे पुस्तकालय नहीं गया। मेरे शरीर के भीतर 2 शक्तियां टकरा रही थीं, कनखजूरे का विष और वृक्ष दानव की जीवन शक्ति। मेरी त्वचा कभी गर्म तो कभी ठंडी हो रही थी और मेरी हड्डियों के भीतर से चटकने की आवाज आ रही थी। मुझे अपने दूसरे चरण के विकास को पूरा करने के लिए एक जगह ढूंढनी थी। मैंने एक मल्टीमीडिया कक्षा का दरवाजा लात मारकर खोला। कोने में 20 से अधिक छात्र बैठे थे। मैं लुढ़क कर पीछे की पंक्ति में चला गया। जो भी आवाज करने की हिम्मत करता उसे बाहर निकाल दिया जाता। वे आन चुन की तरह कक्षा की ओर रेंगते हुए गए। उसके बाद मैं पोडियम पर पालथी मारकर बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और ऊर्जा को निर्देशित किया। दर्द असहनीय था। मेरे दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, कृपया अपनी विकास दिशा चुनें। ए, फुर्तीला प्रकार, हत्यारा। बी, शक्ति प्रकार, बुजुर्ग। सी, रक्षा प्रकार, एकीकृत प्रकार, अस्थि अत्याचारी। पिछले जन्म में मैंने ए चुना था। इस जन्म में मुझे किसी भी हमले का सामना करने और सब कुछ कुचलने में सक्षम होना चाहिए। सी चुने। मेरी रीढ़ की हड्डी बेतहाशा बढ़ जाती है। सफेद हड्डी के नुकीले भाग मेरी त्वचा को भेद देते हैं और काले मुर्गे के आकार का कवच मेरी छाती से फैलकर मेरे कंधों और जांघों को ढक लेता।